दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली छत्रपों को पनपने नहीं देता और दिल्ली रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों से नतीजे हासिल करने में अक्सर फेल भी होता है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यही होता है कि एक अकेला सब पर भारी का जो दंभ है, वो दंभ दिल्ली के दंभ के आगे फीका साबित हो जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी से कहीं ज्यादा व्यावहारिक टर्म्स में यदि कहें तो दंभ और घमंड की भी राजधानी है। लेकिन यही दंभ और घमंड की प्रक्रिया दिल्ली से ट्रिकल डाउन थ्योरी की तरह, टपकन विधि के तहत नीचे जाती है, राज्यों की राजधानियों तक जाती है, तो फिर वही होता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खबरें आ रही है। खबरें दरअसल ये है कि दो मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी हो रही है और दो मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री तो छोटे राज्य से है, तो दूसरे मुख्यमंत्री बड़े राज्य से आते हैं। और छोटे मुख्य राज्य के और बड़े राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात यदि करें तो एक तो सबसे बड़े राज्य के हैं, लेकिन जरा पहले छोटे राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर ले कि आखिर उनमें कौन सी कमी थी, उनकी तपस्या में कौन सी कमी रह गई जो अचानक भारतीय जनता पार्टी उन छोटे मुख्यमंत्रियों को, उन छोटे सीएम साहब को बदलने की सोच रही है। आप सबने देखा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा एतबार किया किसके ऊपर? अपने दोस्त मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। लेकिन उन्हें पद से हटने के एक दिन पहले तक उनकी प्रशंसा में कसीदे करते रहे। ठीक इसी तरह से विजय रूपाणी के साथ भी हुआ था। इसी तरह से भाजपा के सबसे बड़े छत्रप, सबसे ताकतवर क्षेत्रीय छत्रप बीएस येदियुरप्पा के साथ हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि इस कड़ी में आगे कौन से दो नाम जुड़ने जा रहे हैं और कौन से दो नाम जुड़ने की संभावना अब प्रबल होती जा रही है। तो चलिए, पहला नाम, छोटा राज्य, हिल स्टेट, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी की चर्चा आवाम हो गई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब भाजपा के पक्ष में भी नतीजा आया, तब भी यह मुख्यमंत्री महोदय अपनी सीट नहीं बचा पाए। और जब यह मुख्यमंत्री महोदय अपनी सीट नहीं बचा पाए, पुष्कर धामी नाम है इनका, तो पुष्कर सिंह धामी को क्या बदल दिया जाएगा? तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, चुनावी हिंदुत्व को नए सिरे से खड़े करने की कोशिशें हुई। लेकिन 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, तो ठीक 11 साल बाद 26 मई 2025 को जब नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे कर लिए, तो इन 11 सालों में क्या चुनावी हिंदुत्व की राजनीतिक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट अब तक नहीं आई? स्वाभाविक है कि वो एक्सपायरी डेट करीब आ रही है और तभी वो तमाम कोशिशें, मुजरा से लेकर मंगलसूत्र तक आने की प्रधानमंत्री की कोशिशें, उनकी भाषा से निकली हुई कोशिशें भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं करा पाई। 400 पार तो छोड़िए, 272 के मैजिक फिगर तक नहीं पहुंचा पाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरह का माहौल बना हुआ है। और उसी माहौल में आखिर 272 से 32 नीचे कैसे रह गए और 400 के आंकड़े से 160 नीचे कैसे रह गए? जब ये बात, मामला यहां फंसता हुआ नजर आया, तो फिर तैयारियों का सिलसिला इस रूप में चलना शुरू हुआ कि एक एक कर जो मुख्यमंत्री बिठाए गए, चाहे पर्ची से हो, चाहे जनाधार के बूते हो, आखिर कमी कहां रह गई, किसकी तपस्या में इतनी कमी रह गई, जिनकी खोज शुरू हुई। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जो बात हो रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कोशिशों में कमी नहीं थी। 2014 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब भी 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में। 19 में जब भाजपा सत्ता में थी, तब भी 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में। और 24 में जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री थे, तब भी 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में। लेकिन ये 5 का आंकड़ा आगे चलकर 3 पर ना पहुंच जाए और ये 5 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की परिस्थितियों का निर्माण करता हुआ दिखाई न दे, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि अब जो राजनीति हो रही है, अब जो लाभार्थी मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर नए स्वरूप में विस्तार हुआ है, उस लाभार्थी मॉडल ने यदि भाजपा के दावों पर थोड़े देर के लिए यकीन भी कर ले, एनडीए के दावों पर थोड़े देर के लिए यकीन भी कर ले,
तो महाराष्ट्र का नतीजा जिस प्रकार से लोकसभा के ठीक उलट जाकर विधानसभा में दिखाई दिया, तो उस लाभार्थी मॉडल और चुनावी हिंदुत्व के राजनीतिक कॉकटेल को देखने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चेहरा पर्याप्त नहीं दिख रहा। शायद यही वजह है कि उन्हें बदलने की तैयारियां तेज हो गई है। लेकिन असली खबर तो बड़े राज्य से है, देश के सबसे बड़े राज्य से। जी हां, अभी तो आपको मैंने 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए पहाड़ी राज्य देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन अब 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश के सबसे बड़े राज्य, जी हां, सबसे बड़े राज्य, जिससे बड़ा कोई राज्य इस देश में क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को ही बदला जा रहा है। बड़े राज्य का आशय ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को बदला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में प्रशासन और उनके मॉडल से कहीं ज्यादा लोकसभा चुनाव के फेल्योर और उसके बाद मंडल पॉलिटिक्स के उत्तर प्रदेश में उभार, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कोशिशों का साझा प्रभाव, और सबसे आगे पीडीए और जातीय जनगणना का बिहार में नीतीश कुमार के दायरे से बाहर निकलकर लखनऊ तक उसकी तपिश को महसूस कराने की कवायद ने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरे में डाल रखा है। लेकिन अब सियासत आज उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि आज एशियन एज अखबार में जो छपा है उस खबर पर यदि यकीन करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिन गिने चुने बचे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे लोग खुश नहीं बताए जा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी नेता है, जनाधार के स्तर पर वसुंधरा राजे का जनाधार और उनके समर्थक कहीं ना कहीं स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे भजनलाल शर्मा को। और लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस, जहां 25-0 का बीजेपी या एनडीए जो भी कहे, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 25-0 का क्लीन स्वीप यदि 11 सीटों के नुकसान के साथ राजस्थान में दर्ज होता हुआ दिखाई दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को 272 से नीचे समेटने और नानी फैक्टर यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बूते सत्ता को बनाए रखने की कोशिशों को में बीजेपी के दिन रात लगे रहने की परिस्थितियों ने भजनलाल शर्मा को भी, उनकी कुर्सी को भी या उनकी रुखसती की तारीख को भी अब काफी करीब ला दिया। सिर्फ एशियन एज अखबार की खबर ही नहीं है, बल्कि हमने भी अपने सूत्रों के हवाले से पता करने की कोशिश की कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है। तो राजस्थान से भाजपा और संघ की जो रिपोर्ट दिल्ली तक जा रही है, उस रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री के रहते भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन नीचे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। पानी के संकट से राजस्थान जूझ रहा है और उस पानी के संकट, पीने के पानी के संकट के ऊपर तंज भरा बयान सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आता है कि क्या सिर्फ अफसर ही प्यासे हैं, क्या राज्य की ब्यूरोक्रेसी के लोग ही प्यासे हैं, और क्या आम आदमी की प्यास नहीं है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो राजस्थान में क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्यास, राजस्थान में भीषण गर्मी में लोग जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उससे ज्यादा बीजेपी अपने जनाधार के गंवाने और जनाधार की कमी से जूझती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन की कवायद तो शायद इससे होती हुई दिख रही है। भजनलाल शर्मा न तो राजस्थान के जातीय समीकरण में फिट है, भजनलाल शर्मा न तो राजस्थान में उस सामाजिक ढांचे में फिट होते हैं जिस सामाजिक ढांचे में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे या पुराने दौर में भैरव सिंह शेखावत फिट होते रहे। कहीं से भी भजनलाल शर्मा फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी को यह भी लग रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी टीम को यह भी लग रहा है कि पटना से जाति जनगणना की जो मसाल लखनऊ तक पहुंच चुकी है और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर चुकी है, राजस्थान पहुंचते पहुंचते वो बीजेपी को साफ तो नहीं कर देगी। ये असली आशंका है, क्योंकि वहां पर जाट चेतना सर उठा रही है। सबसे बड़ी आबादी जाटों की है, आज तक मुख्यमंत्री नहीं मिला। वहां गुर्जर चेतना सर उठा रही है, वहां राजपूत चेतना सर उठा रही है, और वहां भारतीय जनता पार्टी जो जातीय समीकरणों को साध कर और चुनावी हिंदुत्व के कंबल में लपेट कर सामने लाने की कोशिश करती है, उस कंबल में कई जगह
छेद होते हुए जब दिखाई दे रहे हैं तो फिर भजन लाल शर्मा उस पर रफू करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, पर्ची सिस्टम से राजस्थान में गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने, सबने देखा एक पर्ची बढ़ाई वसुंधरा राजे की तरफ, और उस पर्ची से जो नाम हुआ वो भजन लाल शर्मा का निकला। पहली बार के विधायक, पहली बार के विधायक मंत्री मुख्यमंत्री गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में पहली बार के विधायक जो मुख्यमंत्री है, वहां मुख्यमंत्री फेल है या पास है, बहस का मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि गुजरात में एक एक व्यक्ति जानता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री की राजनीतिक ताकत 90 के दशक के बिहार के मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी की राजनीतिक ताकत से भी कम है। ये सभी जानते हैं। सत्ता दिल्ली के इशारे पर चलती है, सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कथित इशारे पर गुजरात में चलती है। तो लोग भी गुजरात के मुख्यमंत्री से कोई बहुत अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन राजस्थान राजनीतिक चेतनाओं को धार देने वाला राज्य है। राजस्थान वो राज्य है जिस राज्य में एक सती कांड ने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को खत्म कर दिया था। कांग्रेस पार्टी की चुनावी बिसात को 1989 के चुनाव में तहस नहस करके रख दिया था। राजस्थान वो राज्य है जिस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मुद्दा बनती है तो उनका गुस्सा भी सत्ता परिवर्तन करा देता है। और राजस्थान वो राज्य है जिस राज्य में 25 सालों तक, जी हाँ, 1998 से लेकर 2023 तक मुख्यमंत्री के पद पर रोटेशन को देखा, लेकिन सत्ता पर एक ही व्यक्ति को देखा। और राजस्थान की जनता ने आमतौर पर इस धारणा के साथ एक क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 साल बिता दिए कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तो एक ही हैं, बस सत्ता का के ऊपर लगा बैनर बदल जाता है, दोनों अंदर खाने एक हैं। सत्ता तो इन दोनों के पास 25 सालों तक हमेशा बनी रही। और इस कवायद को तोड़ने के लिए भजन लाल शर्मा शायद उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे। इस कवायद को तोड़ने के लिए उपयुक्त व्यक्ति कम से कम वसुंधरा राजे के कद का होना चाहिए था, अशोक गहलोत के कद का होना चाहिए था। जब कद नहीं होगा तो व्यक्ति पद के साथ राजनीतिक न्याय नहीं कर सकता। लेकिन बिना कद के यदि सत्ता को चलाने और चलवाने की कोशिशें, यूं कहें कि हाँकने की कोशिशें ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से की जाएंगी, ऊपर से एक नौसिखिया नेतृत्व को सामने रखा जाएगा, तो नतीजे वही होंगे जिन नतीजों से बीजेपी अभी राजस्थान में दो चार हो रही है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में अभी जो परिस्थितियां हैं वो उत्तराखंड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है, क्योंकि राज्य की 25 लोकसभा सीटें प्लस राजस्थान में रोटेशन की प्रक्रिया को तोड़ देने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा, ये सारी चीजें और ये सारी महत्वाकांक्षाएं जब एक साथ आकर जुड़ रही हो, तब भजन लाल शर्मा के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्सेसफुल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बहुत सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली तक जो खबरें जा रही है उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है। और भजन लाल शर्मा मंदिरों में भी जा रहे हैं, दिल्ली के मंदिरों तक जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ भाजपा के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें पूरी महफिल भले ही नीतीश कुमार लूट कर ले गए, और इसलिए वो महफिल लूट कर ले गए क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को कुछ कहते दिखे और उस फुटेज में आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उस फुटेज में नीतीश कुमार का तल्खी भरा अंदाज साफ दिख रहा था। तो उस तल्खी भरे अंदाज ने भजनलाल के साथ प्रधानमंत्री की क्या गुफ्तगू हुई, कैसे इक्वेशन या कैसी भाव भंगिमा दिखाई दी, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया। पुष्कर धामी के साथ क्या हुआ उसे पीछे छोड़ दिया। तो अभी की जो खबर है वो यही है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री का रिप्लेसमेंट बीजेपी के अंदर ढूंढा जाना शुरू हो गया है। कई लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक तथाकथित रबर स्टाम्प अध्यक्ष की तलाश है, वो रबर स्टाम्प राष्ट्रीय अध्यक्ष भजन लाल शर्मा के रूप में ही तो नहीं मिलेगा। कई सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल की परिस्थितियां यही है कि भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद से हटने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। मामला फाइनल राउंड में पहुंचता हुआ दिख रहा है। दिल्ली को फैसला लेना है, बीजेपी के मौजूदा आला कमान, जिसमें भाजपा के लोगों की अंदरूनी सूत्रों की ही माने तो आला कमान का मतलब सिर्फ दो होता है, और फैसले सुनाने वाला, इन दोनों के फैसले सुनाने वाला एक व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिठाया गया होता है। तो कहीं ना कहीं
मामला सिर्फ त्रिमूर्ति के भीतर जाकर सिमट गया है, तो कभी भी नायब सैनी जैसे रिप्लेसमेंट की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कभी भी बसवराज बोम्मई जैसे रिप्लेसमेंट की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। तो इंतजार कीजिए कि कैसी खबर राजस्थान से आती है, कैसी खबर देहरादून से आती है। जयपुर में मौसम कितना गुलाबी है ये कह नहीं सकते, लेकिन जयपुर में जो राजनीतिक तपिश है वो मौसम की तपिश पर भारी पड़ रही है। लेकिन इन दो राज्यों की जो परिस्थितियां हैं, ये दोनों ही राज्यों की परिस्थितियां नवीन पटनायक के बाद के दौर के उड़ीसा को देखें या फिर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की परिस्थितियों को देखें, तो इन दोनों परिस्थितियों को देखने के बाद साफ दिखाई देता है कि इन दो मुख्यमंत्री यानी राजस्थान और उत्तराखंड के बाद बीजेपी कहीं सीरीज तो नहीं चलाएगी। दिक्कत कई स्तरों पर है। एक दिक्कत आती है कि रबर स्टाम्प नहीं बनाते हैं तो क्षेत्रीय नेता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ किस तरह से देखे जा रहे हैं और रबर स्टाम्प के सहारे अपेक्षित नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो अब की भारतीय जनता पार्टी नतीजों के लिहाज से चलेगी या उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी अब खुद को बैकफुट पर पाएंगे, नरेंद्र मोदी दिल्ली का कंट्रोल ढीला करेंगे, वो स्थितियां बनेगी। देखते जाइए। राजस्थान में तो आपने ये भी देखा कि सत्ता का एक बेहद करीबी अधिकारी जो राजस्थान कैडर का नहीं है वो सीएम कार्यालय में तैनात किया गया। क्यों तैनात किया गया? इसलिए तैनात किया गया ताकि दिल्ली के इशारे पर और कथित गुजरात लॉबी के इशारे पर राजस्थान को हाँका जा सके। लेकिन जब बात राजनीतिक तौर पर हाँकने की आती है तो हाँकना और चलाना दोनों के बीच का जो फर्क है, सरकार चलाना और राज्य चलाना दोनों के बीच का जो फर्क है, भारतीय जनता पार्टी उस महीन फर्क के बीच लोकसभा में भी पिसी। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट के मामले में कड़ाही से कूदकर, कड़ाही से बचने के लिए, कड़ाही की गर्मी से बचने के लिए चूल्हे में कूदने की कोशिशें तो नहीं है। देखते जाइए, रिप्लेसमेंट का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द रिप्लेसमेंट आने की संभावना है। संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है जब सबसे बड़े राज्य राजस्थान और सबसे छोटे राज्यों में शुमार उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल जाए। कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।